मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। कुछ बच्चों द्वारा जो एलएलबी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में मुझसे प्रश्न किए गए हैं कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे होती है। आज इसी विषय पर मैं इस वीडियो में प्रकाश डालने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, वीडियो को एस्केप न करें। क्या है प्रक्रिया जो है प्रैक्टिकल, ये आपको आना चाहिए। कहा गया है प्रैक्टिकल मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो लॉ की जो फील्ड में 12th के बाद क्लैट करके 5 साल का कोर्स करके जाते हैं, या ग्रेजुएशन के बाद बीए एलएलबी या बीकॉम एलएलबी या बीएससी एलएलबी या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ लोग एलएलबी करते हैं, तो उनको प्रैक्टिकल ज्ञान एलएलबी के कोर्स में उतना नहीं कराया जाता। मूट कोर्ट्स वगैरह यद्यपि कॉलेजेस में होती हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल कोर्ट होती है। एलएलबी के साथ साथ भी आप चाहें, आपके पास यदि समय है तो आप किसी सीनियर अधिवक्ता का ऑफिस भी ज्वाइन कर सकते हैं। 1-2 घंटे समय निकालकर आप कोर्ट की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। क्योंकि ये अगर आप एडवोकेसी में जाना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, एडीपीओ बनना चाहते हैं, हर एक में आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का ज्ञान होना चाहिए। सीनियर यदि अच्छे मिल गए तो आपको काम अच्छे से सिखा देंगे, अन्यथा केवल तारीख पेशी लेना, बढ़ाना, फोटोकॉपी कराना, टाइपिंग कराना, अन्य कार्य इधर उधर के कार्य देते रहेंगे और आपको कई साल तक आपका समय व्यर्थ होता है। तो कई बार लोग फ्रस्ट्रेशन में आकर, ज़्यादा समय, पैसा खर्चा भी नहीं मिलता है, रुपया पैसा, तो लोग इस प्रैक्टिस को छोड़ भी देते हैं। तो अब मैं मुख्य बिंदु पर आता हूं, जो कि इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो कोर्ट में होती है फॉर यंग एडवोकेट, उसको समझना जरूरी है। नए वकीलों, अधिवक्ताओं के लिए ये मैंने प्रैक्टिकल के बारे में शॉर्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। न्यायालय में जो कोर्ट की प्रक्रिया है वो कैसे होती है, सिविल केस हो, क्रिमिनल केस हो, अदर कोर्ट्स हो, बहुत तरह की कोर्ट्स होते हैं, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। और लोग शुरू में चाहते हैं कि इकोनॉमिकली उन्हें मदद मिले। शुरू में ऐसा नहीं होता है। सीनियर अच्छा मिल गया तो आपको हाथ खर्चे के कुछ पैसे मिल सकते हैं, अन्यथा कई साल तक ये मेहनत आपको करनी होगी। कई सीनियर अच्छी मदद करते हैं कि भाई ये भी बच्चा सीखने आया है, सिखाते भी हैं, सब करते हैं। और आप एडीपीओ या सिविल जज की भी यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर प्रैक्टिकल आपको आना चाहिए। कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या है, कोर्ट में कैसे आप जाते हैं, वेल ड्रेस्ड होकर जाते हैं, कोर्ट की प्रक्रिया क्या है, वकील कैसे काम करते हैं, जज कैसे काम करते हैं, न्यायालय का वातावरण कैसा है, सीनियर का आदर कैसे करें। तो न्यायालय में जूनियर एडवोकेट के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग काफ़ी लंबा विषय है। जिंदगी भर आपको इस प्रोफेशन में सीखना है। बी एलएलबी 5 साल का किया हो या एलएलबी 3 साल का किया हो, तो एआईबी इसके बाद आपको ये परीक्षा पास करने के बाद एलएलबी की ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करना होता है, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन या सनद आ जाती है और उसमें आपको कोर्ट में काम करने की पात्रता, लाइसेंस आपको मिल जाता है। कोर्ट में इधर उधर मान लीजिए आपको भेजा भी जाता है, हर चीज से सीख लीजिए। जिंदगी भर आपको सीखना है। यंग एडवोकेट इस बात से ना थकें कि उनको कोई काम नहीं सिखाया जा रहा है। वेरियस कोर्ट्स कैंपस होते हैं, जैसे हाई कोर्ट, अगर आप राज्य का एक उच्च न्यायालय, जैसे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर का है, जबलपुर में मेन बेंच मध्य प्रदेश की है, उसके अलावा इंदौर और ग्वालियर भी बेंच है। तो हाई कोर्ट की बेंचें भी हो सकती हैं। छत्तीसगढ़ में एक ही बेंच है, प्रिंसिपल बेंच, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट उदाहरण के तौर पर। अब उसके नीचे जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यहाँ सिविल प्रकरण आपको जानना चाहिए। चलते हैं इनमें पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, माली हालत का भी डिस्ट्रीब्यूशन मेमो बनता है साल का। कितनी माली हालत कौन सुनेगा, कितना डीजे सुनेंगे, कितना एडीजे सुनेंगे, कितना सिविल जज क्लास 1 सुनेंगे, कितना सिविल जज क्लास 2 सुनेंगे। तो इस तरह का होता है। दूसरा फैमिली कोर्ट, परिवार से संबंधित जो विवाद उत्पन्न होते हैं, मैट्रिमोनियल कोई भी डिस्प्यूट, वो फैमिली कोर्ट में या पारिवारिक न्यायालय में जाते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में आपने कोई माल खरीदा, गुड्स अच्छी नहीं निकली, वो कंज्यूमर कोर्ट में भेजे जाते हैं। ये मामले वहां पेश होते हैं, जानना चाहिए आपको। लेबर इंडस्ट्रियल कोर्ट में लेबर डिस्प्यूट से संबंधित जो भी मामले हैं वो लेबर कोर्ट में, इसको लेबर कोर्ट कम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या कोर्ट भी कहा जाता है। श्रम से संबंधित जो विवाद है, वेतन का विवाद हो, ओवर टाइम का विवाद हो, मिनिमम वेजेस का विवाद हो, वर्कमैन कंपनसेशन का विवाद हो, ईएसआई का विवाद हो, ये सारे मामले लेबर कोर्ट वगैरह में चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 तरह के मामले चलते हैं, सिविल और क्रिमिनल। तो ऑल जो क्रिमिनल केसेज हैं, जैसे आपकी कोई घटना हुई, एफआईआर हुई, थाने पर आपने रिपोर्ट की, उसके बाद जो कार्रवाई होगी, चालान पूरा पेश हुआ, अगर सफिशिएंट एविडेंस मिली तो विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश होगा। ये भी थाने वाइज बटे रहते हैं। क्रिमिनल उसके हिसाब से सिविल जज
जो होते हैं उन्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास से लेकर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ACJM CJM के पावर होते हैं। उसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, सेशंस जज जो कहलाते हैं या डिस्ट्रिक्ट सेशन जज होते हैं, उनके यहाँ चलते हैं। तो क्राइम हुई, FIR हुआ, JMF से लेके कोर्ट ऑफ सेशन तक के मामले वहाँ चलते हैं। इसमें चालान होता है, उसके बाद फिर चार्जेस लगते हैं, एविडेंस होती है, फिर आर्ग्यूमेंट होता है और उसके बाद जजमेंट लिखा जाता है। ये तो क्रिमिनल केसेस का हो गया। सिविल केसेस में फैमिली कोर्ट में भी कुटुंब से संबंधित मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स चल सकते हैं। इसके अलावा आपको कंज्यूमर कोर्ट है, कोई उपभोक्ता से संबंधित गुड्स ठीक नहीं मिली, माल बदला नहीं, डिफेक्टिव कोई मटेरियल दे दिया, तो कंज्यूमर कोर्ट में आपको जाना होता है। प्रॉपर्टी के लेन देन से जो संबंधित मामले हैं, क्लेम से संबंधित हैं, ये सब सिविल नेचर के हैं, कंज्यूमर से संबंधित हैं। इसमें सबसे पहले जैसे पार्टी ने दावा पेश किया तो सामने वाले पक्ष को समन जाएगा, नोटिस जैसे बोलते हैं। इसके बाद दोनों पक्षों को उसका जवाब दावा आएगा। मैंने सब पर इन पर वीडियो बनाकर इस चैनल की प्लेलिस्ट में डाले हुए। इश्यूज है वो बनेंगे, एविडेंस आएगी सिविल केसेस में, दोनों पक्षों की एविडेंस आएगी, उसके बाद आर्गुमेंट होगा। सिविल केस में डिक्री बनती है, डिक्री का एग्जीक्यूशन वही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कराता है, निष्पादन न्यायालय कहलाता है। तो मैंने जो आपको बताया वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला अदालत क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि 80% सिविल नेचर के मामले जिला अदालत में ही चलते हैं। हाई कोर्ट में 20% मामलों या फिर अपील में जाना है, आप किसी नीचे की अदालत के ऑर्डर से असंतुष्ट हैं तो आप अपील में जा सकते हैं। तो यंग एडवोकेट्स को ये बातें जाननी चाहिए। वीडियो इंपॉर्टेंट है, शुरू से अंत तक देखते रहिए। केस के टाइप जैसा मैंने बताया, सिविल और क्रिमिनल हो गए। एग्जीक्यूशन का बताया मैंने आपको, अपील हो सकती है अगर आप ऑर्डर से असंतुष्ट हैं, रिवीजन हो सकती है किसी ऑर्डर के, इंटरलोकेटरी ऑर्डर के। एग्जीक्यूशन को बजावरी या वसूली का भी कहा जाता है। इसका एग्जीक्यूटिंग कोर्ट या निष्पादन न्यायालय ऑर्डर 21 CPC के तहत एग्जीक्यूशन कराते हैं। अब कुछ एब्रिविएशंस हैं जो आपको जानना चाहिए कोर्ट की वर्किंग में। नए जो वकील हैं उनको ये पता नहीं रहता है, जैसे BA है, बेल एप्लीकेशन कहा जाता है, जिसे जमानत याचिका भी कहा जाता है। अभी तक पुरानी CRPC 436, 37, 38, 39 में बेल एप्लीकेशन CRPC के अंतर्गत प्रस्तुत होती है। तो वो बेल एप्लीकेशन का नंबर डल जाता है, ईयर वगैरह। CRA का अर्थ है क्रिमिनल अपील, अर्थात फौजदारी अपील में जब आप जाते हैं तो CRA कहलाता है। EP यानी इलेक्शन पिटीशन, पार्षद तक की पिटीशन जो है वो जिला न्यायालय में सुनी जाती है डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा। उसके ऊपर की जो है वो उनकी चुनौती, जैसे विधायक है, सांसद है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में जाती है, विधायक सांसद की। और EXA लिखा रहता है एग्जीक्यूशन अपील में, ये आपको जानना चाहिए, जिला न्यायालय में होती है। EXAB का अर्थ है एग्जीक्यूशन ऑफ आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन में जब एग्जीक्यूशन के लिए लगाया जाता है वो EXAB कहलाता है। EXB का अर्थ है एग्जीक्यूशन ऑफ बी सूट, अर्थात पैसे की वसूली का दावा, वो एग्जीक्यूशन बी कहलाता है। EXMJC का अर्थ है मोटर व्हीकल की वसूली, ड्राइवर के खिलाफ कोई MSCT कोर्ट ने वो दिया अवार्ड, तो वो EXMJC कहलाता है। इसी प्रकार MJC मिसलेनियस अपील को MJC कहा जाता है, ये सब शॉर्ट फॉर्म है। RCA को रेगुलर सिविल अपील को RCA कहा जाता है। इसी तरह RCSA प्रॉपर्टी जब रेगुलर सिविल सूट होता है तो वो A श्रेणी में होता है, और B सूट होता है जैसा मैंने अभी बताया आपको, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट के लिए RCSB कहलाता है। RCT का अर्थ है रेगुलर क्रिमिनल ट्रायल जब चलती है नियमित रूप से, उसको RCT कहा जाता है। JMFC के यहाँ सबसे ज्यादा रेगुलर क्रिमिनल ट्रायल होती हैं। SCNIA अर्थात चेक बाउंस वगैरह के जो केस हैं वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत होते हैं, उसको SCNIA कहा जाता है। ST अर्थात सेशंस ट्रायल, जो सेशन में ट्रायल होती है, सेशंस द्वारा जो मामले विचारणीय होते हैं उनको ST कहा जाता है। SUM अर्थात समरी केस, संक्षिप्त विचारण के मामले जिनमें मात्र अर्थदंड या फाइन किया जाता है वो समरी SUM कहा जाता है। UNCR अर्थात अनरजिस्टर्ड क्रिमिनल केस, जैसे कंप्लेंट केस होती है, जब तक उसको दर्ज नहीं किया जाता रजिस्ट्रेशन नंबर बयान लेने के बाद, वो प्राइवेट कंप्लेंट वगैरह UNCR कहलाती है, अनरजिस्टर्ड क्रिमिनल केस। UN सिविल अर्थात अनरजिस्टर्ड सिविल केस, जब तक मामला सिविल में पंजीबद्ध नहीं होता है तो वो सिविल का UNC सिविल कहलाता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी से लेकर मैंने कोर्ट की प्रक्रिया बताई। अलग अलग मैंने इस चैनल पर बहुत सारे प्लेलिस्ट में वीडियोस डाले हुए हैं, आप उन्हें देखकर यंग एडवोकेट्स अपनी प्रक्रिया के ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। सीनियर से अच्छा व्यवहार रखिए, काम सीखने की लगन होना चाहिए। यदि सीनियर को ऐसा लगता है कि आप वास्तव में काम सीखना चाहते हैं तो वो निश्चित तौर पर आपको काम सिखाएंगे। आपकी खुद की रुचि पर बहुत कुछ निर्भर करता है। किताबें पढ़िए, जजमेंट पढ़िए, फाइलें पढ़िए और आगे बढ़िए।
अपने जीवन में, चाहे आप वकालत का पेशा करें या ना करें, बेसिक प्रक्रिया का ज्ञान आपको सिविल, क्रिमिनल कोर्ट्स और अदर कोर्ट्स का होना ही चाहिए। वीडियो मित्रों कैसा लगा, जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मैं शुरू में वकालत का काम करता था, उसके बाद मैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहा, उसके बाद मैं लेबर कोर्ट में जज बना, उसके बाद मैं 16 साल, 15.5 साल करीब मेंबर ट्रिब्यूनल इंडस्ट्रियल कोर्ट में रहा हूँ। तो जो भी प्रक्रिया मैंने की है, सीखी है, अपने अनुभव के आधार पर ये मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। जुड़े रहिए इस चैनल से, भरपूर आपका स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आभारी हूँ। और कहा गया है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, अर्थात कानून नहीं मालूम, कानून की अनभिज्ञता कोई बहाना नहीं है। इस चैनल से आप लाभ उठाइए, भरपूर लाभ, ऐसा मेरा प्रयास है। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, नमस्कार।